गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पिछले वीडियो में मैंने जो कवर किया था उसके बाद का टॉपिक जो हमें कवर करना था दैट वाज रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है? इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, जैसा कि इक्वेशन नंबर 1। और रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और क्रॉस सेक्शन का एरिया, क्रॉस सेक्शन क्या होता था वो मैंने बताया था। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या भाई, सिलेंडर का अगर आप कट पीस निकालोगे एक बीच का, तो क्रॉस सेक्शनली अगर आप उसको ऐसे करके देखोगे सीधा करके, तो सर्कल सा ही तो दिखता है। किनारा उसका एंड्स जो है वो सर्कल की तरह ही तो दिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक सिलेंडर है तो उसका जो एंड्स होते हैं वो तो बिल्कुल सर्कल की तरह ही दिख रहे हैं ना, देखो सर्कल है। तो ये होता है बेटा क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा आपका? ए, यानी कि ये सर्कल का एरिया, यानी कि पाई आर का स्क्वायर। और आर क्या है? इसी सर्कल का रेडियस है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ इन दोनों को आप कंबाइन कर देते हो तो आपका एक नया फॉर्मूला बन जाता है। देखो भाई, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन नंबर 1। आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जब कंबाइन कर देंगे हम तो हमारे पास बन जाता है आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल में अपॉन ए। या फिर इसको लिख सकते हो भाई, ये डायरेक्टली मैं लिख दिया, चलो मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ। इसको आप लिख सकते हो एल इंटू में 1/a। वो दोनों कंबाइन होके हो जाएगा एल अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, मैंने कई बार बताया था क्लास 9th में। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट जो है हम के ना ले करके एक इस सिंबल लेंगे, बिल्कुल टेढ़ा, ऐसे पी को टेढ़ा कर दो, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रो, ठीक है, रो एल अपॉन ए। तो यही जो ये रो है बेटा, यही आपका जो होता है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसी को हम बोलते हैं क्या? रेजिस्टिविटी। समझ आ गया? अभी देखो हटाते हैं इसको और अब देखो पढ़ते हैं। सो वेयर रो, इस सिंबल को हम बोलते हैं रो इज़ द कांस्टेंट एंड इट इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब रेजिस्टिविटी इज़ नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 ऊपर दिख रही होगी आपको, इट इज़ क्लियर दैट फॉर अ गिवन कंडक्टर हैविंग अ स्पेसिफाइड लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, द रेजिस्टेंस आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये भी समझ में आया आपको? जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। नाउ so if we change the material of the conductor to one whose resistivity is 2 times, then resistance will also becomes 2 times। यानी कि कोई ऐसा मटेरियल ले लें हम जिसकी की रेजिस्टिविटी 2 टाइम्स है, तो उसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। एंड इफ़ वी चेंज द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर टू वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स, देन द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बिकम 3 टाइम्स। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को रीअरेंज कर लें, तो मतलब रो को एक साइड ले जाएं और बाकी सारी चीज़ों को एक साइड ले जाएं, तो हमारा एक नया फार्मूला बनेगा रेजिस्टिविटी के लिए। देखो ये वाला कुछ नहीं किया, सिर्फ वो वाली इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया। इतना तो आप बचपन में करते आ रहे हो। नाउ सो दिस फार्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम की उल्टी, उसको हम बोलते हैं मो। बेसिकली चलो उसको कुछ भी नहीं, ध्यान देना, ओम सेंटीमीटर हो जाता है ये। यूनिट कैसे निकलती है मैंने बताया था ना। अगर हम कोई रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है तो रेजिस्टेंस की यूनिट लिखो ओम, इस वाली इक्वेशन को फॉलो करते हुए। और फिर एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो उसको काटो उसको काटो, क्या बन जाता है? इसकी यूनिट हो जाती है ओम मीटर। तो ये यूनिट है किसकी? रेजिस्टिविटी की। तो बस यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो जाए, लेंथ 1 हो जाए, तो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यही सिंपल चीज़ है और कुछ ऐसा लिखा नहीं है खास यहाँ पे। तो ऐसा यूनिट जो होती है वो ओम मीटर होती है उसकी, ठीक। प्लीज़ नोट दैट रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। जो रेजिस्टिविटी उस सब्सटेंस की होती है वो लेंथ और थिकनेस पे नहीं डिपेंड करती, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी जो है कभी भी लेंथ और थिकनेस पे नहीं डिपेंड करती, बल्कि रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है लेंथ और थिकनेस पे, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं करती है बच्चों। इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है। नाउ
अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें आगे लिखी हुई हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। 30 डिग्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी निकाल दी गई है। तो फ्रॉम अवर टेबल वी फाइंड दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ इतना, ठीक है। नाउ बाय सेइंग दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ इतना ओम मीटर, we meant that if we take a rod of copper metal 1 meter long and 1 square meter in the cross sectional area, then its resistance will be इतना ohms, ठीक है। समझ रहे हो ना आप इस चीज़ को। तो एक बात ध्यान रखना, जो आपका रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी होती है ना, किसी गुड कंडक्टर की लो होती है, ठीक है। कोई भी अगर गुड कंडक्टर होगा तो उसकी जो आपकी रेजिस्टिविटी होगी वो लो होती है। सी ऐसे देखो आप, प्लीज़ नोट दैट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड हैव लो रेजिस्टिविटी एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल हैव अ हाई रेजिस्टिविटी। फ्रॉम अवर टेबल हम ये चीज़ देख सकते हैं, ईजिली देख सकते हो आप। देखो पेपर डायमंड वायमंड का देख लो, इबोनाइट का देख लो, कितना ज़्यादा है, लेकिन आप वही मेटल सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम का देखोगे बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और आप पढ़ लेना आगे। तो बच्चों अभी क्या है आगे, सिल्वर जो मेटल होता है आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन हम यूज़ करते हैं कॉपर और एल्युमिनियम क्योंकि उसकी कॉस्ट सिल्वर से सस्ती है, ठीक। और जो रेजिस्टिविटी होती है कुछ अलॉयज़ की, अलॉय क्या होता है, 2-3 मेटल का मिला करके बनाया हुआ एक मटेरियल, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीन विच इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर मैंगनीज एंड निकल, ये 3 मेटल को मिला करके एक अलॉय मैंगनीन बना हुआ है, तो इसका जो है 25 गुना ज़्यादा होता है कॉपर के रेजिस्टिविटी से, ठीक है। और कॉन्स्टेंटाइन का रेजिस्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में 30 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो कोई ऐसा मटेरियल होता है, कोई हीटर होता है, आपके घरों में हीटर होता है ना, वो जो हीटर होता है वो हीट क्यों करता है भाई? हीट करता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण वो करंट को पास नहीं होने देता, और जब करंट पास नहीं हो पाती है तो वो चीज़ को हीट कर देती है, गर्म कर देती है। वही काम आपका इलेक्ट्रिकल आयरन में होता है, वही काम इमर्शन रॉड में होता है, वही काम गीज़र में भी होता है, वही काम हर जगह गर्म करने वाली चीज़ों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ हम इसको पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। द हीटिंग एलिमेंट्स of electrical heating appliances such as electric iron and toaster are made of alloy rather than a pure metal। भाई प्योर मेटल के यूज़ करेंगे उतना मज़ा नहीं आएगा, मतलब उतना चीज़ हमको नहीं आउटपुट मिलेगा। बट अगर हम अलॉय यूज़ कर लेंगे जिसका रेजिस्टिविटी खुद का बहुत ज़्यादा है तो हमें फ़ायदा मिलेगा, तो वो गर्म करेगा अच्छे से। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन आपका अगर ले लो अलॉय इज़ मच हायर देन अ प्योर मेटल, ठीक है, क्योंकि एन अलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, या फिर बर्न नहीं होता ईजिली हाई टेम्परेचर पे। अगर रेड हॉट भी हो जाएगा तब भी आपका जो अलॉय है वो हीट होके गल नहीं जाएगा, लेकिन आपका मेटल जो है वो गल जाएगा हाई टेम्परेचर पे। तो इसीलिए जो निक्रोम का अलॉय होता है ना, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स फॉर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे कि हीटर हो गया, इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया। तो पहला जो है आपका निक्रोम हैज़ वेरी हाई रेजिस्टिविटी, due to which heating element is made up of nichrome, has a high resistance and produce a lot of heat. Nichrome does not undergo oxidation या फिर burn। जो निक्रोम जो है ईजिली बर्न नहीं हो पाता, बर्न नहीं होता, जलता नहीं है ये, ठीक है। तो जितना भी हाई कर दोगे रेड हॉट हो जाएगा, गर्म ही देगा हमको, लेकिन खुद जल के ख़राब नहीं होगा, इसीलिए तो ये ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज़ इन बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। देखो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, और उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो आपकी जो मोबाइल के अंदर की चिप होती है ना, वो इन्हीं सब सेमीकंडक्टर्स की बनती है। क्यों बनती है वो क्लास 12th में आप सीखोगे अगर साइंस लोगे तो। चलो अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कॉपर वायर की लेंथ दी हुई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। आपसे रेजिस्टिविटी निकालने को कह रहे हैं। देखो कैसे निकलेगी रेजिस्टिविटी भाई, दिया क्या क्या है हमको, लेंथ दिया है, लेंथ दिया है 2 मीटर, ठीक है। ये सब न्यूमेरिकल ना प्रैक्टिस से ही आता है, ये सोचो कि पढ़ के कर लेंगे। कुछ आपके क्लास में है बहुत अपने आप को ब्रिलियंट समझते हैं, लेकिन उनको आता ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो अगर बेटा इसी तरीके से चलोगे तो कुछ नहीं होना है। और रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है 2 ×
10⁻² ओम्स। और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इसीलिए कहा जाता था कि क्लास 8th 9th की मैथ्स थोड़ा अच्छे से पढ़ लो ताकि कैलकुलेशन करने आसान हो जाए, और ये सब फिज़िक्स भले ही आ जाए, कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं न्यूमेरिकल में। और आपको रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है वो नहीं पता। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R × A/L। याद करो, सीखा था ना हमने, इसको रट लेना फॉर्मूला बिल्कुल। तो बस इसी फॉर्मूले पे इस सारी वैल्यूज़ को पुट करके आप निकाल लोगे। अब कैलकुलेशन काम आपका है, मुझे निकाल करके दिखाओगे। भाई एरिया, अच्छा कभी अब अभी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, मान लो किसी क्वेश्चन में ना दिया होगा तो कैसे निकालोगे, पाई × r²। सर्कल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है भाई, सिलेंड्रिकल वायर होता है, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कल हो गया, सर्कल का एरिया πr²। तो r यहाँ पे रेडियस है, डायमीटर दिया होगा आपको, रेडियस बनाना पड़ेगा उसको और उसको करके निकालना। तो थोड़ा सा मेहनत तो है, वो तो करनी पड़ेगी। तो ये सैम्पल प्रॉब्लम्स है, इसको देख लेना, नहीं आएगा तो पूछना। बाकी ये क्वेश्चंस है जिसको कि सॉल्व करना ही करना है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला में रखना है, कैलकुलेशन करना है और आपका ईज़िली बिल्कुल से ये आपका जो है ईज़िली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो हम लोग करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस को, न्यूमेरिकल करते हैं, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट आप करना। 14th का बी वाला करते हैं। चलो 14th का बी क्या कह रहा है, एक वायर है जिसका कि लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, 1.0 मीटर लॉन्ग, 0.2 mm डायमीटर। अच्छा आपकी बात डायमीटर दिया हुआ है 0.2 मिलीमीटर। अच्छा मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया आपको, मैंने बताया था ना, मिलीमीटर का मतलब आपका 10⁻³ तो ये हो जाएगा 0.2 × 10⁻³ का मीटर। ये डायमीटर है और इसको डिवाइडेड बाय जब 2 कर दोगे तो अब ये बन जाएगा रेडियस। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लोगे सीधा πr² करके, तो ये हो जाएगा 22/7 × आपके इस वाली क्वांटिटी का स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल आया। अच्छा और क्या आगे कह रहा है क्वेश्चन में, हमको क्या गिवन है 14 के बी में, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम्स का। अभी हमको बस कैलकुलेट करके रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो क्या हम नहीं निकाल पाएंगे इसको, बिल्कुल निकाल लेंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, है कि नहीं है, आराम से निकल आएगा। तो 22/7 लिख सकते हो या फिर 3.14 भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है चलो, तो इन सारी वैल्यूज़ को रखना और कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन आपका काम है, ठीक, नहीं आएगा तो सिखा देंगे। तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आई थिंक सारे क्वेश्चंस आप लोग करना, ठीक है। और उसके बाद हम जो पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर इस तरीके के होते हैं, देखो इस तरीके से दिखते हैं रजिस्टर्स, और इनके कॉम्बिनेशन देखो, 2 कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज़ एक पैरेलल। तो ये वाला सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको, और इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं दूसरे वाले। समझ आ गया? चलो तो ये है, नेक्स्ट क्लास में उसको हम कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस हैं उसको भी देख लेंगे, और डेरिवेशंस हैं। तो डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, तो बड़ा चैप्टर है ये काफ़ी। तो धीरे धीरे करके चलेंगे और सारी एक्सरसाइजेस को एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। हर एक बच्चा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा। देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं इसमें, देयर आर कितने क्वेश्चंस, 55 क्वेश्चंस हैं इसमें कॉम्बिनेशन रजिस्टर में। उसके बाद ये डोमेस्टिक सर्किट्स है, सीरीज़ पैरेलल, सारी चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे। इलेक्ट्रिक पावर है, तो लंबा चैप्टर है, टाइम लगेगा बट हमारा ईजिली हो जाएगा। जैसे ही हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होगा हम दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फ़िलहाल तो हमारी हफ्ते में 2 ही क्लास है, तो जितना हो पाता है उतना मैं कर देता हूँ, और आप लोग भी अपने तरफ से मेहनत करते चलो, पिछला जो भी है उसको रिवाइज़ करके ख़त्म कर डालो बिल्कुल से। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे हम वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन तभी स्टार्ट करेंगे जब मुझे आप लोग ये सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके भेज दोगे। इज़ इट क्लियर? चलो सी यू इन नेक्स्ट क्लास बच्चों, अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में मिलेंगे।